हेलो फ्रेंड्स, आज हम द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के सेक्शन 1 टू सेक्शन 9 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका सेक्शन 1 कहता है, इस एक्ट का शॉर्ट नेम द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 होगा और ये हमारे इंडिया में 1 मार्च 1882 से लागू हुआ। It came into force in India 1 March 1882। ये प्रेजेंट टाइम में होल इंडिया में लागू है, लेकिन इसके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ये लागू नहीं है। ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भारत सरकार जब अपने गजट में नोटिफाई कर देती है, उस समय ये वहां पर और उसके उस पार्ट पे लागू हो जाता है, लेकिन पूरी तरह से ये अंडमान निकोबार आइलैंड में लागू नहीं है। ये तभी लागू होता है जब भारत सरकार अपने गजट के द्वारा वहां प्रकाशित करती है और वहां पर उस पार्ट पर वो लागू हो जाता है। अब इसका सेक्शन 2 रिपील्स ऑफ इनैक्टमेंट्स, जब इसका जो डेवलपमेंट हुआ इसका तो इसमें से इसको रिपील्स कर दिया गया, निरसित कर दिया गया। इसका सेक्शन 3 कहता है, सेक्शन 3 में कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं कि ट्रस्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रस्टी कौन होता है, फाउंडर मेंबर कौन होता है, बेनिफिशियरी क्या हो और रजिस्टर्ड ट्रस्ट डीड क्या होती है, इन सब की डेफिनेशन दी गई है। तो उसके डेफिनेशन के बारे में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। मेन चीज होती है कि इसमें ट्रस्ट क्या है, इस बात को हम लोग नहीं जानते। जिससे पूछते हैं कि ट्रस्ट है क्या, व्हाट इज ट्रस्ट, इसको हम नहीं क्लियर कर पाते। तो अभी इसमें से हम कोशिश करते हैं कि ट्रस्ट आपको एक ही बार में क्लियर हो जाए। इसमें से एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ फुल फॉर्म नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो एनजीओ होता है वो उसमें 3 चीजें आती हैं, सोसाइटी, ट्रस्ट और सेक्शन 8 कंपनी रूल में ये 3 चीजें इसमें से आती हैं। तो सोसाइटी अलग है, ट्रस्ट अलग है और सेक्शन 8 कंपनी वो अलग है। अब बात आती ट्रस्ट। तो ट्रस्ट का मीनिंग होता है विश्वास करना। ट्रस्ट का मीनिंग है विश्वास करना। इसको हम एक एग्जाम्पल ले करके बात करते हैं तो उसमें से होल चीज आ जाएगी, ट्रस्ट है क्या। एक व्यक्ति, एक लैंडलॉर्ड या कोई भी एक पर्सन जिसके पास में कोई प्रॉपर्टी है, चाहे वो चल संपत्ति हो और चाहे वो अचल संपत्ति हो, मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, और उस प्रॉपर्टी से वह एक हॉस्पिटल या कोई भी चीज बनाता है, और उस बनाने के लिए चूंकि वह व्यक्ति वो समर्थ नहीं है कि उस हॉस्पिटल को या उस चीज को ऑर्गेनाइज कर सके, चला सके, तो वह जिस पर्सन को इसको चलाने के लिए इसका बेनिफिट किसको जाएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रखता है, और उसको अपनी सारी शर्तें ये सब एक लिख करके रजिस्टर्ड करा देता है। एक व्यक्ति जो एक अच्छा कार्य, हॉस्पिटल, स्कूल, मंदिर या अदर कोई चीज बनाता है और उससे आई गई इनकम को लोगों को बेनिफिट देता है, और उस बेनिफिट से वह खुद डेवलप हो प्रॉपर्टी, ऐसे किसी व्यक्ति को जो अपॉइंट कर देता है, और वह जो व्यक्ति अपॉइंट करता है उसके और जो इसको फाउंड कर रहा फाउंडर मेंबर के बीच में एक रिटन टर्म्स एंड कंडीशन की डीड रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड हो जाए, तब इस होल प्रोसेस को हम ट्रस्ट कहते हैं। होल प्रोसेस को ट्रस्ट कहते हैं। इट मीन्स नॉट ओनली लैंडलॉर्ड, केवल लैंडलॉर्ड नहीं, ट्रस्ट प्रॉपर्टी नहीं, जिस व्यक्ति को अपॉइंट किया वो नहीं,
जो रजिस्टर्ड किया टर्म कंडीशन वो नहीं, इस होल प्रोसेस को हम ट्रस्ट कहते हैं, क्योंकि इसने किस पर विश्वास किया? जिसको अपॉइंट किया। अब बात आती है कि ये होल प्रोसेस तो ट्रस्ट कहलाया, जिसने जिसकी लैंड थी, जिसकी प्रॉपर्टी थी, जिसकी संपत्ति थी, वह व्यक्ति फाउंडर मेंबर या न्यासकर्ता कहा जाता है। और जो संपत्ति से बनाया गया, चाहे वो ट्रस्ट हो, चाहे वो खेत हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कोई मंदिर हो, चाहे और कोई चीज हो, वो ट्रस्ट प्रॉपर्टी कहलाती है। और जो व्यक्ति इसको चला रहा, ऑर्गेनाइज कर रहा कि इसका प्रॉफिट लोगों को कैसे जाएगा, ये हॉस्पिटल कैसे डेवलप होगा, वो जो इसको चला रहा है वो उसका ट्रस्टी या न्यासी कहलाएगा। वो उसका ट्रस्टी या न्यासी कहलाएगा। अब न्यासकर्ता और न्यासी के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ, जो रिटेन एक डीड बनी, जिसको रजिस्टर्ड कराया गया, वो रजिस्टर्ड ट्रस्ट डीड कहलाई। वो क्या कहलाई? रजिस्टर्ड ट्रस्ट डीड। और उस प्रॉपर्टी से कहा गया कि सारे धर्म के लोग इसमें से इलाज कराएंगे, या इस मंदिर में इस धर्म का डेवलपमेंट होगा। तो वो जो बेनिफिट पा रहे हैं लोग, हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, मंदिर में जाकर के पूजा कर रहे हैं, या उनसे कोई कैंसर के इलाज चल रहे हैं, वो जो है वो बेनिफिशियरी कहलाएंगे, हिताधिकारी कहलाएंगे, वो बेनिफिशियरी कहलाएंगे। तो ये हो गया कि ट्रस्ट प्रॉपर्टी क्या है, ट्रस्ट क्या है। इस सारी बातें उम्मीद है क्लियर हो गई होंगी। अब ये ट्रस्ट 3 तरह का होता है। एक होता है प्राइवेट ट्रस्ट, दूसरा होता है रिलीजियस ट्रस्ट, तीसरा होता है चैरिटेबल ट्रस्ट। प्राइवेट ट्रस्ट क्या होता है कि कोई व्यक्ति है, प्रॉपर्टी किसी को रख देता है कि इस प्रॉपर्टी को हम आपके ट्रस्ट बना रहे हैं और तुम्हारे ऊपर भरोसा है, तुम इसको ऑर्गेनाइज करोगे, चलाओगे, और इससे जो प्रॉफिट आएगा वो हमारे परिवार के जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उनको इसका लाभ मिलता रहेगा। पर्सनल वो बनते हैं, वो प्राइवेट ट्रस्ट कहते हैं। रिलीजियस धार्मिक ट्रस्ट क्या होते हैं? कोई मंदिर है, कोई मठ है, ऐसी चीजों का निर्माण कर देते हैं कि उससे उस एक समूह को, एक धर्म का डेवलपमेंट होता है, लोगों को अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छे चीजें वहां से मिलती है और उनसे उनको लाभ मिलता है। कुछ लोग वहां धर्म पूजा ये सारे चीजें भी करते हैं, तो वैसे ट्रस्ट क्या कहलाते हैं? रिलीजियस ट्रस्ट या धार्मिक ट्रस्ट कहलाते हैं। अब आता चैरिटेबल ट्रस्ट। चैरिटेबल ट्रस्ट में कोई धर्म का भेदभाव नहीं होता, हर व्यक्ति वहां पर इलाज करा सकता है, हर व्यक्ति शिक्षा पा सकता है। जैसे स्कूल है, कॉलेज है, या हॉस्पिटल है, अनाथ आश्रम है, ऐसे सारी चीजें क्या होते हैं? ये चैरिटेबल ट्रस्ट कहलाते हैं, ये चैरिटेबल कहलाते हैं। और इनमें कोई गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं होता, लेकिन गवर्नमेंट इनको डेवलप करने के लिए फंड दे सकती है। तो सबसे ज्यादा फंड चैरिटेबल ट्रस्ट को मिलना चाहिए। चैरिटेबल ट्रस्ट को सबसे ज्यादा सरकार फंड देती है। उसके बाद आता है कि एक समूह का डेवलपमेंट हो रहा धर्म के लिए, अच्छे विचारों के लिए, तो रिलीजियस ट्रस्ट को, और लास्ट में आता है प्राइवेट ट्रस्ट को। तो ये जो प्राइवेट ट्रस्ट होते हैं, प्राइवेट ट्रस्ट द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1882 के तहत रजिस्टर्ड होता है। अब ये तो हो गई सेक्शन 3 के तहत कि रिलीजियस ट्रस्ट या चैरिटेबल ट्रस्ट, प्राइवेट ट्रस्ट, ट्रस्ट कितने तरह के होते हैं, ट्रस्ट होता क्या है, न्यासी कौन होता है, ट्रस्टी, ट्रस्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, इनके बारे में क्लियर हो गया होगा। अब सेक्शन 4 इसका कहता है लॉफुल पर्पस। जो ट्रस्ट होना चाहिए वो ट्रस्ट कैसा होना चाहिए? लॉफुल पर्पस के लिए होना, नियम कानून के तहत होना चाहिए, उसके लिए होना चाहिए। ए ट्रस्ट में बी क्रिएटेड फॉर एनी लॉफुल पर्पस। कोई लाभ, कोई उद्देश्य के पर्पस से होना चाहिए। कोई भी ट्रस्ट किसी अच्छे उद्देश्य, नियमतः अच्छे उद्देश्य के लिए होना चाहिए। और जो अनलॉफुल होंगे, जो किसी अच्छे उद्देश्य के लिए नहीं होंगे, वो वाइट हो जाएंगे, वो समाप्त, शून्य समझे जाएंगे। अब बात आती है कि कोई व्यक्ति ऐसा ट्रस्ट बनाता है, उसका कुछ कार्य तो अच्छा है और कुछ कार्य बुरा है। तो जब उसकी जांच हो तो कहते हैं ये अच्छे कार्य इसमें होते हैं, लेकिन अगर बुरे कार्य का पता चल जाता है
तो अगर उसमें से एक लॉफुल होता और एक अनलॉफुल होता, मतलब कुछ अच्छे होते कुछ बुरे होते, तो वो होल ट्रस्ट वॉइड या इनवैलिड हो जाएगा। अब थर्ड बात आती है कि कोई ऐसे ट्रस्ट है बनते हैं, कुछ इंडिया में है और कुछ फॉरेन कंट्रीज में है। ऐसे ट्रस्ट को इंडिया के कानून के तहत चलाया जाएगा। फॉरेन में भी है, लेकिन उनका चूंकि रजिस्ट्रेशन कहां से हुआ, इंडिया से हुआ, और उसकी एक ट्रस्ट कहाँ है, इंडिया में। तो वो जो फॉरेन कंट्रीज में भी ट्रस्ट चलेंगे वो किसका नियम फॉलो करेंगे, इंडिया के नियम से फॉलो होकर के वो चलाए जाएंगे। तो ट्रस्ट है वो लॉफुल होना चाहिए, लॉफुल पर्पस के लिए ही होना चाहिए, किसी कानून के तहत, कानूनी उद्देश्य के तहत, कोई अच्छे उद्देश्य के कार्य के लिए ट्रस्ट का निर्माण किया जाएगा। सेक्शन 5 इसका कहता है ट्रस्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं, जो अचल संपत्ति के प्रॉपर्टी के ट्रस्ट होते हैं, वो क्या होंगे, उनमें से कहा गया डिक्लेरेशन बाय ए नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। जो ऐसे ट्रस्ट बनेंगे, वो जो हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अचल संपत्ति है, उसको रजिस्टर्ड लिखित होना चाहिए, लिखित रजिस्टर्ड होना चाहिए, उस पर सिग्नेड बाय द ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, और जो ट्रस्ट बना रहा है उसका हस्ताक्षर होना चाहिए, मतलब जिसकी प्रॉपर्टी है उसका सिग्नेचर होना चाहिए। ऑन द ट्रस्टी एंड रजिस्टर्ड, ट्रस्टी और रजिस्टर्ड जो व्यक्ति जिस पर बना रहा है, उन दोनों के दस्तखत होने चाहिए, गवाहों के दस्तखत होना चाहिए। या तो वो रजिस्टर्ड के द्वारा दे सकता है, सपोज करो कि ट्रस्ट में इन्वॉल्व कर रहा है, तो रजिस्टर्ड करके ही ट्रस्ट प्रॉपर्टी को हम ट्रस्ट बना सकते हैं, या तो विल के द्वारा उसमें हम रजिस्टर कर देते हैं, बाय विल के द्वारा कर सकते हैं। ये तो हो गया कि हमारे इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट रजिस्ट्रेशन वो ट्रस्ट में शामिल नहीं की जा सकती। अब आता है ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड व्हेन मूवेबल प्रॉपर्टी, जब मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, जैसे सोना चांदी मूर्ति, ये सब क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो इनमें मूवेबल प्रॉपर्टी अगर कोई होगी तो उनमें जब तक उसका ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा, जब तक उसका ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ, तब तक वो ट्रस्ट प्रॉपर्टी नहीं कहलाएंगी। सपोज करो एक अष्ट धातु की मूर्ति है, वो मेरे पास में है और हमने किसी को रखने के दे दिया, तो वो रखी हुई वो ट्रस्ट प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी जब तक कि हम उसको रिटर्न में उसको दे करके उसके हैंडओवर नहीं कर देते हैं और वो एक्सेप्ट कर लेता है कि यस ये आज से मेरे पोजीशन में है, तभी वो ट्रस्ट प्रॉपर्टी कहलाएगी, अदरवाइज ट्रस्ट प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी। अब इसका सेक्शन 6 कहता है क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट कैसे बनेगा, ट्रस्ट का निर्माण कैसे होगा। तो ट्रस्ट में पहली बात कही गई कि एन इंटेंशन, उसका एक इंटेंशन होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम इस पर्पस के लिए ट्रस्ट को बना रहे हैं, उसका एक इंटेंशन होना चाहिए, उसका एक जुनून होना चाहिए कि हमें ये करना है। और सेकंड कहते हैं पर्पस, उसका उद्देश्य भी होना चाहिए कि हमें हॉस्पिटल के लिए बनाना, हमें मंदिर के लिए बनाना, हमें स्कूल के लिए बनाना, उसका एक पर्पस, विशेष पर्पस होना चाहिए। पर्पस कैसा होना चाहिए, लॉफुल पर्पस होना चाहिए। थर्ड आता है बेनिफिशियरी। अब वो जो बनाया ट्रस्ट, उसमें कोई ना कोई को लाभ मिलना चाहिए। जैसे हम मठ को बना लिया तो उसमें कुछ लोगों को लाभ मिलता है, अच्छे कार्य करने के लिए, अच्छे उद्देश्य के लिए, उनमें से उन पब्लिक को लाभ मिलता है। स्कूल होता है तो बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसका शिक्षा का लाभ होता है, तो बेनिफिशियरी होना चाहिए। हॉस्पिटल है तो उसमें इलाज मिलता है लोगों को। तो ऐसा ट्रस्ट तभी बनेगा जब उसमें किसी को बेनिफिट हो रहा हो, बेनिफिशियरी हो रहा हो। फोर्थ का द ट्रस्ट प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी होना चाहिए, चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल हो, चाहे जमीन हो, मकान हो, या बाग हो, पेड़ हो, या कोई सोना चांदी रुपया मूर्ति, या कोई ऐसी चीज होना चाहिए जो मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी। विदाउट प्रॉपर्टी ट्रस्ट कैसे कंसेप्ट होता है, विदाउट प्रॉपर्टी कोई ट्रस्ट नहीं बनता।
तो ट्रस्ट के लिए प्रॉपर्टी होना चाहिए, ट्रस्ट बेनिफिशियरी होना चाहिए किसी के लिए, मतलब उसके किसी व्यक्तियों के लिए लाभ के लिए होना चाहिए, मतलब हर जीव के लिए लाभ के लिए होना चाहिए, उसका एक उद्देश्य होना चाहिए और इंटेंशन होना चाहिए कि मुझे बनाना है। तो ये होता है क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट का निर्माण के लिए ये 4 चीजें बहुत आवश्यक है। सेक्शन 7 इसका कहता है हु मे क्रिएट ट्रस्ट, कौन बना सकता है ट्रस्ट को? वह व्यक्ति, एवरी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, वह व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स हम लिखित किसी को सुपुर्द कर सकते हैं। कौन सी? चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी, चाहे अचल संपत्ति हो, चाहे चल संपत्ति हो, उसका हम लिखित किसी को दे सकते हैं। तब वह व्यक्ति हमारा क्या कर सकता है? ट्रस्ट को क्रिएट कर सकता है, ट्रस्ट को बना सकता है। और इसको मूवेबल प्रॉपर्टी को कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है? सेक्शन 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है। मतलब वो दिमाग से पागल न हो, सोच सकता हो, उसमें समर्थ हो कि हाँ ये हम कर सकते हैं, सोचने समझने की शक्ति हो, ये सारा चीजें होनी चाहिए। वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 11 में लिखा गया है। अब इसके सेकंड पार्ट में कहा कि माइनर अगर है तो माइनर नहीं बना सकता ट्रस्ट को। कब तक? तब जब तक सीपीसी के प्रावधानों के तहत कोर्ट उसको अलाउ नहीं कर देती। सिविल प्रक्रिया संहिता के नियमों के तहत कोर्ट उसको अलाउ नहीं कर देती, तब तक कि वह ट्रस्ट को नहीं फॉर्म कर सकता। अब आता है इसका सेक्शन 8 सब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल टू बी बेनिफिशियरी। ट्रस्ट का सब्जेक्ट क्या होगा कि प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफरेबल होनी चाहिए, मतलब किसी को हम दे सकने लायक होंगे। तो जब हम उसके लीगल ओनर होंगे तभी उसको हम दे सकते हैं, तभी उसको दूसरे को दान कर सकते हैं, दूसरे को हम रिटर्न में दे सकते हैं। और दूसरी चीज, वह जो प्रॉपर्टी वो बेनिफिशियरी होनी चाहिए, मतलब उससे कोई लाभ किसी को मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो समाज के लिए बेकार हो जाए, उससे कोई बेनिफिट ही ना हो। तो जो समाज को लाभ देने के लिए होगी वही हम क्या कर रहे हैं? सब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट होगा। सेक्शन 9 इसका कहता है हु में बी बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी कौन होगा? अभी हमने बताया कि उस प्रॉपर्टी से जिसको लाभ मिल रहा है। एवरी पर्सन कैपेबल ऑफ होल्डिंग प्रॉपर्टी में बी बेनिफिशियरी। कोई भी वह व्यक्ति जो उस चीज से लाभ ले रहे हैं वो बेनिफिशियरी कहलाएंगे। जैसे हॉस्पिटल है तो जो इलाज करवा रहे हैं अपना वो उसके बेनिफिशियरी कहलाएंगे। मंदिर है, जो पूजा कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं और उनसे उनको अच्छे विचारों का लाभ मिल रहा है वो उसके बेनिफिशियरी कहलाएंगे। स्कूल है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उससे उनको लाभ मिल रहा है वो बेनिफिशियरी कहलाएंगे। कोई ऐसा धार्मिक संगठन बनाया गया, अनाथ आश्रम बनाया गया धर्म के लिए कि अनाथ आश्रम इसमें लोग रहेंगे जिनको समाज से निराशित किया जाएगा। कुष्ठ आश्रम बनाया गया कोड़ियों के आश्रम के लिए कि उनमें आकर के रह सकते हैं और उनका फंड ये रहेगा। तो ऐसी चीजें बेनिफिशियरी कहलाती है जो उसमें से लाभ ले रहे हैं। तो अभी इसमें सेक्शन 1 to सेक्शन 9 हमारी उम्मीद है कि द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के क्लियर हो गए होंगे। अब सेक्शन 10 से हम नेक्स्ट पार्ट मिलेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।